लेकिन इसमें से सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स 99 प्लस परसेंटाइल ला पाते हैं। इनमें से 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स तो एक साल से ज्यादा की प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे क्वांट, एलआरडीए और वीआरसी की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन इससे आपका आईएम में या कोई टॉप 20 स्कूल में एडमिशन गारंटी नहीं होता है, आपको कुछ और चीजें भी करनी होगी। तो क्या है वो चीजें? लेकिन ये कैजुअल अप्रोच में ही उनका समय बर्बाद हो जाता है और एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां से उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो एग्जाम क्लियर ही नहीं हो सकता। दोस्तों, हर साल 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कैट एग्जाम को लिखते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स 99 प्लस परसेंटाइल ला पाते हैं। इनफैक्ट अगर हम 95 परसेंटाइल की भी बात करें तो सिर्फ 15000 स्टूडेंट्स के 95 प्लस परसेंटाइल आते हैं। तो क्या ये सारे स्टूडेंट्स काफी लेट प्रिपरेशन शुरू करते हैं? नहीं, इनमें से 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स तो एक साल से ज्यादा की प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट है? अगेन आंसर इज नो, ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या ऐसी चीज है जो ये स्टूडेंट्स मिस करते हैं? तो दोस्तों, ये एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ जल्दी शुरू करना जरूरी नहीं है, बट एक सही प्लान और स्ट्रेटेजी को फॉलो करना भी जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि क्या वो प्लान है, क्या वो स्ट्रेटेजी है, कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पास्ट में स्टूडेंट से करी है जो आपको नहीं करनी है। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप कैट 25 में एक अच्छा रिजल्ट ला पाओ, और वो भी काफी कंफर्टेबली। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझते हैं क्या है एजेंडा इस सेशन का। तो यहां पे जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, फिर हमें प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए, मंथ वाइज हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, इसके अलावा हमारा ओवरऑल शेड्यूल क्या होना चाहिए, मतलब डेली कितने घंटे की प्रिपरेशन करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप पहले से ही अवेयर हो जाओ। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हैबिट्स है जो आप डेवलप कर सकते हो अपनी कैट की प्रिपरेशन के साथ में, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जब कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि मुझे क्वांट, एलआरडीए और वीआरसी की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन इससे आपका आईएम में या कोई टॉप 20 स्कूल में एडमिशन गारंटी नहीं होता है, आपको कुछ और चीजें भी करनी होगी। तो क्या है वो चीजें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कैट के साथ में हमें और कौन से एग्जाम्स लिखने चाहिए तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है अगर आप कैट 25 को टारगेट कर रहे हो। और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपके कोई क्वेरी अनएड्रेस रह जाते तो उसको भी आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा है। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा कि कैट एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, 2 घंटे का पेपर है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन का ब्रेकअप मैंने यहां पे दिया है। अब कैट एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टीटा क्वेश्चन, टीटा का फुल फॉर्म है टाइप इन दी आंसर, जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते, आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंटर करना होता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करना होता है। और टीटा क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसमें अराउंड 25% क्वेश्चन आपके टीटा क्वेश्चन रहते हैं और बाकी के एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो तीनों सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वीआरसी में 24 क्वेश्चन, एलआरडीए जो कि आपका सेकंड सेक्शन रहता है उसमें 20 क्वेश्चन, एंड क्वांट में 22 क्वेश्चन होते हैं। हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब यहां पे सेक्शनल टाइम लिमिट है, आपको वो टाइम उसी सेक्शन में यूज करना होगा। पूरा पेपर जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे का है, 120 मिनट्स, 66 क्वेश्चन। तो ये कैट का जनरल पेपर पैटर्न है। अब समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। हमने देखा 3 सेक्शन आते हैं, लेकिन इसके ये हर एक सेक्शन में हमें कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो यहां पे मैं एक पूरा सिलेबस का आउटलाइन दे देता हूं। आप चाहो तो यहां पे वीडियो पॉज करके भी ये टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में 5 मेन एरिया है आपके: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स। तो यहां पे अरिथमेटिक के मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए जो आपने स्कूल में स्टडी किए होंगे। सिमिलरली अलजेब्रा भी जो आपने स्कूल में स्टडी किया है वही है। तो कैट का अगर मैं क्वांट का सिलेबस देखूं या फिर वीआरसी का सिलेबस देखूं तो ज्यादातर क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आते हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपने स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जबकि स्कूल में हमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थ्योरी हमें बता दी, अगर हम वो लिख के आ जाते हैं हमें पूरे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स मिल जाते हैं। कैट एग्जाम बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पे आपके एमसीक्यू या टीटा क्वेश्चन होते हैं और आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। ठीक है ना? तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने होंगे। इनफैक्ट अरिथमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अरिथमेटिक और अलजेब्रा ये 2 एरिया से मिला के ही आपके ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चन बन जाते हैं कैट में। ठीक है, उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा नंबर्स, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, तो उसके सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आउटलाइन किए हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं एलआरडीए सेक्शन की, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो उसमें आपके जैसा आपको पता है कि केसलेट, पजल्स वगैरह आते हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया है।
तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है ना। यस, लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन। ओके, सो ये टॉपिक्स है आपके चार्ट्स, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई, चार्ट्स कहो, ग्राफ्स कहो या कैलकुलेशन बेस्ड डीआई कहो, अल्टीमेटली उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करने हैं। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, रीजनिंग बेस्ड डीआई, रूट्स एंड नेटवर्क, गेम्स एंड टूर्नामेंट। गेम्स एंड टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपको रूट्स एंड नेटवर्क, गेम्स एंड टूर्नामेंट के केसलेट्स और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। दूसरे वीडियो में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि कैसे आप एलआरडीआई के हर एक टॉपिक को और मास्टर कर सकते हो, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है उसके अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक पूरा प्रिपरेशन प्लान दिया जाए, एक ओवरव्यू दिया जाए एग्जाम का, ठीक है। तो हम डिटेल में इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सिमिलरली वीएआरसी का यहाँ पे मैंने सिलेबस आउटलाइन कर दिया है। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टार्टिंग में करनी चाहिए। तो हाउ टू स्टार्ट योर कैट 25 प्रिपरेशन जर्नी। पहली चीज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरा 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों को कैट और दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराने का, और एक चीज मुझे समझ में आई है कि अगर आप ये एग्जाम को पहले ही दिन समझ लेते हो कि एग्जाम में आता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ट्रिकी सवाल है, अगर आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्रिपरेशन जब कर रहे हो तब वो चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि आप पास्ट ईयर कैट के 1 या 2 या 3 पेपर को रिव्यू करो। फ्रीली अवेलेबल है गूगल पे, तो आप वहां पे सर्च करके कैट 2023, कैट 2024, कैट 2022, हर एक साल से एक एक पेपर निकालो और जरा देखो हर एक सेक्शन को आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप जब देख रहे हो शायद एक आध पजल आपसे तुरंत ही सॉल्व हो जाए या एक आध कौन का क्वेश्चन आपको आ जाए, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इसके अंदर वही चीजें आती है जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ी है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था उसको थोड़ा और थॉरली स्टडी करो कि व्हाट इज मिक्स्ड एलिगेशन, व्हाट आर द रेसेस, which kind of question comes in clocks and calendar, similarly games and tournament में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, सिलेबस क्या है। जैसा अगर मैं वीएआरसी की बात करूँ तो वीएआरसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपके 24 में से ऑन एन एवरेज 16 से 17 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने पेपर को देख लिया, सिलेबस समझ लिया, फिर आप अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू करोगे, और जिसमें आपको सबसे पहले जो क्वांट है उसके बेसिक्स को ब्रशअप करना शुरू करना है। उसके साथ साथ में आप चाहो तो इजी पजल्स वगैरह सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है ये भी। तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो पहले 1-2 महीने के अंदर आपको अपने आप को फेमिलियर बनाना है एग्जाम के साथ में, और अपने बेसिक्स को ब्रशअप करना है। अगर आप ये चीज भी कर लेते हो आप काफी अच्छी एक पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और चीज यहां पे ध्यान में रखनी है कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट करो। जैसे आपने एक टारगेट सेट किया कि आने वाले 15 दिन में मैं कंप्लीट कैट का एग्जाम पैटर्न समझूंगा, उसका सिलेबस समझ लूंगा और पेपर्स को रिव्यू कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप शायद वर्किंग हो या आपका कॉलेज भी चल रहा होगा, तो उसके साथ में आप हर रोज अगर 1-2 या 3 घंटे भी निकालते हो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट एट दिस स्टेज, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट करना है कि मुझे आगे के 15 दिन में ये कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में 1 महीने में मैं ये एरिथमेटिक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे खास करके वो स्टूडेंट जो जिनका मैथ्स वीक है, तो वो क्या करते हैं कि इनिशियली 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं। दोस्तों ये गलत स्ट्रेटेजी है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस करना है। इनफैक्ट जो एरिया आपका स्ट्रांग है तो उसमें आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप उसमें अपना मैक्सिमम स्कोर लाओ, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको और स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो आपको तीनों एरिया में अपना टाइम देना है। आप प्रोपोर्शनली टाइम दे सकते हो, जैसे क्वांट के लिए शायद थोड़ा सा ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी, तो यस आप क्वांट में थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 1-2 महीने तक आपने एलआरडीए और वीएआरसी को बिल्कुल नहीं देखा है। तो ये एक गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप ये गलती मत करना, ठीक है। फिर दूसरा है कि यूटिलाइजिंग टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि मैंने तो काफी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करी है तो मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन ये कैजुअल अप्रोच में ही उनका समय बर्बाद हो जाता है, और एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां से उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो एग्जाम क्लियर ही नहीं हो सकता। तो अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना पूरा समय यूटिलाइज कर रहे हो। चाहे आप 2 घंटे निकाल पा रहे हो तो 2 घंटे को लेकिन रेगुलरली निकालो,
ठीक है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे प्लस या आइकनिक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो अनअकैडमी में अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है और ये कल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में पूरा अनअकैडमी का 1 साल का कोर्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा कोड डिस्काउंट कोड SHAH10 यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अभी एक फ्लैट 50% ऑफर चल रहा है, तो इसको आप ले सकते हो। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे मंथ वाइज टारगेट्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो आपका कैलेंडर है इसको मैंने कुछ 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप अपना प्रिपरेशन सितंबर अक्टूबर से शुरू कर रहे हो, तो एक जो आपका पहला पार्ट है वो है सितंबर टू दिसंबर का, फिर आपका दूसरा पार्ट आएगा जनवरी टू मार्च का, फिर आपका तीसरा पार्ट आएगा अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू नवंबर। तो ये 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। जो आपका स्टार्टिंग पार्ट है वो आपका एक्सप्लोरेटरी फेज है, जो आगे के 3 महीने है, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपना पूरा समय को यूज करना है, ठीक है। बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा समय बचा है। आपको छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट करने हैं। तो यहाँ पे कुछ टारगेट्स मैं आपको दे देता हूँ कि आपको ये सितंबर टू दिसंबर तक क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, पेपर को रिव्यू करो पहले, तो कैट के कैसे पेपर्स आए, सिलेबस को समझो, ये सारा कर लिया। देन स्टार्ट ब्रशिंग अप योर बेसिक्स, जिसके लिए आप मेरे YouTube के सेशन को रिफर कर सकते हो। YouTube पे आप सिर्फ बेसिक्स ऑफ मैथ्स रौनक शाह सर्च करोगे, मेरे काफ़ी सारे सीरीज आ जाएंगे, ये कंप्लीटली फ्री है। तो इसको देख के भी आप अपने बेसिक्स ऑफ मैथ्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ब्रशअप कर सकते हो। उसके साथ में आपको सिमिलरली जैसे मैंने कहा LRDI के बेसिक क्वेश्चन सेट सॉल्व करना शुरू करना है। आपने अगर मेरे कोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे मेरे बैचेज आएंगे, उसको आप अटेंड कर सकते हो। सिमिलरली VRC के लिए आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। और या फिर आपने कहीं पे एनरोल किया है तो वहाँ पे आपके सेशंस में जो आपको कराते हैं उसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो पहले जो 3 महीने हैं उसमें आप ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि अगर आप 2 से 3 घंटा स्पेंड करते हो चलेगा। लेकिन आपको अपना एक टारगेट सेट कर देना है। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिसंबर तक आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं एरिथमेटिक क्वांट के अंदर कंप्लीट कर लूंगा। पहले मैंने बेसिक्स को रिवाइज किया और फिर मैं एरिथमेटिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली VRC और LRDI के लिए आप कुछ टारगेट सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है सबसे क्रूशियल पीरियड, वो है आपका जनवरी टू मार्च। अब जनवरी टू मार्च क्यों सबसे क्रूशियल है? 2 रीजन की वजह से कि आपने सितंबर टू दिसंबर में आप फेमिलियर हो गए हो, आपका एक मोमेंटम बन गया है, तो अभी समय आ गया है कि आपको एक्सेलरेट करना है। दूसरा, अगर आप कॉलेज में भी हो तो जनवरी टू मार्च पीरियड ज्यादातर कॉलेज में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ्री मिल जाता है, क्योंकि मार्च के बाद में आपके एग्जाम सबमिशन ये सारा आ जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ये पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो आप सबसे ज्यादा एफर्ट्स इस पीरियड में डालोगे। इससे आपको एक एडवांटेज ये भी मिल जाएगा कि सपोज मार्च तक आपका अराउंड 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो काफी कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, आपको बिल्कुल एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में अप्रैल टू जून पीरियड आता है। जैसे अगर आप कॉलेज में हो तो अप्रैल मई में आपके शायद एग्जाम्स आएंगे, तो थोड़ा सा आप कैट को कम समय दे पाओगे, चलेगा। अगर आपने सितंबर टू मार्च का पीरियड अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है तो जो अप्रैल टू जून में आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपने जो भी बाकी के 30-40% टॉपिक है उसको कंप्लीट करो। अल्टीमेटली आपको टारगेट ये सेट करना है कि जून तक आपका एक बार का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर जुलाई टू सितंबर में आपको जितने भी सारा सिलेबस आपने कंप्लीट किया उसको एक बार रिवाइज करना है और थोड़े से वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। एंड दिस इज द पीरियड व्हेन यू विल स्टार्ट टेकिंग मॉक्स एग्रेसिवली, ठीक है। और फिर लास्ट फेज जो आपका आएगा अक्टूबर टू नवंबर, उसमें अगेन आपको बहुत सारे मॉक्स लिखने हैं, साथ साथ में आपको कॉलेज कौन से अप्लाई करने हैं, दूसरे कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना है, और वो एग्जाम्स के भी मॉक लेने शुरू कर देने चाहिए। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट कैलेंडर प्लान होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें डेली कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, और अगर आप वर्किंग हो तो कैसे ये शेड्यूल मैनेज करें। तो जो लोग भी वर्किंग है उनको क्या करना होगा कि डे 1 से ही उनको 2 घंटे कैट प्रिपरेशन के लिए साइड में रखने होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका रेगुलर एक वर्क शेड्यूल रहेगा, तो आपको वीकडेज के अंदर आप 1 से 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो, 2 घंटे तो आपको लगेंगे। और वीकेंड जब भी मिलता है आपको या कोई भी पब्लिक हॉलीडे आता है तब आप थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हो। सिमिलरली जो लोग भी कॉलेज में है तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज के आवर्स के बाद में आपको कैट प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट असाइन कर देना चाहिए। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कॉमन मिस्टेक्स है
जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं कि आपको कॉलेज के स्टडीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ कैट प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं और फिर जब कॉलेज के एग्जाम्स आ जाते हैं तो वो कैट से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको दोनों को मैनेज करना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। अनअकैडमी सारे कैट 25 एस्पायरेंट्स के लिए एक अमेजिंग कोर्स लेके आया है, नाम है कैट अश्योर। इस वीडियो के आखिरी में मैं इस कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। सितंबर टू दिसंबर पीरियड में जो आपका फर्स्ट फेज है उसके अंदर 2 से 3 घंटा डेफिनेटली सफिशिएंट होगा। जनवरी टू मार्च पीरियड में आपको कोशिश करनी चाहिए आप 4 से 5 घंटा रेगुलरली निकालो। अगर आप इसे ज़्यादा समय भी निकाल पाते हो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आपका टारगेट ये होगा कि मार्च तक हम 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट करें और जून तक आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर ले, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इतने समय निकालोगे, ठीक है। अप्रैल टू जून आपको 2 से 3 घंटा निकालना होगा, अज्यूमिंग कि आपके एग्जाम्स वगैरह उस टाइम पे आएंगे। एंड देन जुलाई टू नवंबर वंस अगेन आपका पिक पीरियड रहेगा कि आपको 5 से 6 घंटा या कभी कभी 7 से 8 घंटा भी स्पेंड करना हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो डेफिनेटली आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप एक कैट में एक अच्छा परसेंटाइल ला पाओगे और एक टॉप 20 स्कूल में जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी है टॉर्टोइज रैबिट टॉर्टोइज की। तो रैबिट काफी फास्ट होता है और वो शुरू करता है लेकिन बाद में वो रिलैक्स हो जाता है। तो वही चीज मैंने देखी है कि जो लोग कैट की प्रिपरेशन काफी जल्दी शुरू करते हैं उनके साथ में होते हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैंने तो काफी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करी है, पहले 1-2 महीने में काफी एंथुजियास्टिक रहते हैं बट लेकिन बाद में वो फेड अवे हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये एक लंबी जर्नी है और इसमें कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है, आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स डालना जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी थ्रॉटल से पैर हटाओगे और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी पीछे चली जाएगी, फिर वहां से मोमेंटम गेन करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ओवर एंथुजियास्टिक ना हो जाओ, ना तो आप बहुत ज्यादा लेड बैक हो जाओ, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में आप पहले 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और बाद में फिर आप एग्जॉस्ट हो गए और आपने बिल्कुल साइड में रख दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। बहुत एंथुजियास्टिक स्टार्टिंग में होना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। यू नीड टू टेक एन ऑप्टिमम अप्रोच। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको कॉलेज के स्टडीज को भी अपना ध्यान देना है, अपना टाइम देना है अगर आप कॉलेज में हो तो। Giving up at small challenges is another thing which I have seen students are doing too frequently कि यार थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सेट आया LRDI में या 2-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तुरंत मायूस हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहना है। अगर कोई क्वेश्चन या कोई LRDI का पजल आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको उसके बारे में एक्साइटेड फील करना है, ना कि डिसअपॉइंटेड। आपको ये सोचना है कि चलो यार कुछ नई चीज़ मुझे सीखने को मिली, अगर ऐसा सेट एग्जाम में आ गया तो मुझे पहले से पता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट योर प्रिपरेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इरेगुलरिटी गैप्स, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आगे भी बताया कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो प्रिपरेशन करते हैं, फिर जैसे ही कॉलेज के एग्जाम्स आ गए या कोई फैमिली फंक्शन आ गया कैट की प्रिपरेशन उनकी साइड में हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कैट एग्जाम की प्रिपरेशन एंड जिमिंग करना दोनों सेम है। मतलब कैट एग्जाम आपकी मेंटल फिटनेस को टेस्ट कर रहा है, जिमिंग से आप अपनी फिजिकल फिटनेस को बिल्ड करते हो। तो जैसा आपने जिम जाना शुरू किया और अगर आप बीच में 1 महीना जिमिंग करना बंद कर देते हो, जितना भी आपने गेन किया था आप ऑलमोस्ट लूज कर देते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम वे कैट एग्जाम में भी वैसा ही है कि अगर आपने 3-4 महीने प्रिपरेशन करी और बीच में 1 महीने का गैप आ गया तो ऑलमोस्ट जो भी आपने किया था ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 आ जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप बहुत बड़ा गैप ना आने दो। अगर आपके एग्जाम्स आते हैं तो 6-7 दिन का गैप आ गया, कभी कोई बीमारी आ गई, कोई फैमिली फंक्शन आ गया, तो मैक्सिमम आप 7 दिन का गैप आने दे सकते हो। और उसके लिए आपको पहले से प्रोविजन रखना है कि जैसे आपको पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो क्यों ना अभी से ही कॉलेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की जाए अगर आप कॉलेज में हो, ताकि उस टाइम पे आपको कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ ना करना पड़े। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है नॉट फोकसिंग ऑन कॉलेज स्टडीज, तो वो मैंने आपको बताया ना, थिंकिंग टू मच अबाउट प्रोफाइल, दैट्स अनदर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स कमिट, ठीक है। तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मेरे तो 10th 12th 70s में है तो मुझे तो कॉल आएगा नहीं आएगा। दे स्पेंडिंग टू मच टाइम इन थिंकिंग अबाउट दिस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि मेरे 99 तो आ जाएंगे, लेकिन 99 आ जाएंगे उसके बाद फ़ायदा क्या है, मेरा तो प्रोफाइल ही अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम प्रोफाइल नहीं है, प्रॉब्लम है आपका कैट में 99 लाना, ठीक है। अगर आप कैट में 99 लाओगे शायद 1 IIM या 2 IIM आपको रिजेक्ट करेंगे, देयर आर 21 IIMs, ठीक है, एंड देयर आर अदर गुड बी स्कूल्स।
तो जो आपके इतना ज़्यादा एकेडमिक्स वगैरह को वेटेज नहीं देते, तो आपको बिल्कुल जो पास्ट है उसको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसा काफ़ी बार आपने सुना होगा, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। तो आपके हाथ में कैट में रिजल्ट लाना है, ना कि आपके 10th और 12th के मार्क्स चेंज करना। तो उसके बारे में भूल जाओ एंड फोकस ऑन कैट प्रिपरेशन। सो दोस्तों, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आपको साइड बाय साइड डेवलप करनी चाहिए ताकि आपको ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस में मदद मिले। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करी है, जैसे डाइवर्स रीडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर कैट प्रिपरेशन बट इवन व्हेन यू विल बी अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो आपका नॉलेज काफ़ी अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। तो अगर आप रीडिंग अच्छा रखते हो, और यहाँ पे मैं डाइवर्स रीडिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में मैं सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्शन रीड करता हूँ या नॉवेल्स में मैं सिर्फ फिक्शनल नॉवेल रीड करता हूँ। आपको डाइवर्स रीडिंग रखना है, तो उससे आपका काफ़ी अच्छा नॉलेज बेस बनेगा और उसको आप इंटरव्यू में भी डेमोस्ट्रेट कर पाओगे और साथ में आपको वीआरसी में भी फायदा मिलेगा उसका। फिर दूसरा है गुड कम्युनिकेशन स्किल। इन केस इफ यू फील दैट यू आर चैलेंज एट कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्टिकुलरली स्पोकन इंग्लिश, तो आपको उसके ऊपर अभी से ही वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। इफ़ यू फील दैट यू आर अ शाई पर्सन, आपको दिक्कत होती है लोगों के सामने बात करने में, तो आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डेवलप करना होगा, ठीक है, सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल इन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। काफ़ी कॉलेज के अंदर ग्रुप डिस्कशन भी आपके होते हैं, और बाद में जब आप एमबीए के लिए जाओगे तो वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ आर अ वेरी कॉमन थिंग ऑफ योर डेली शेड्यूल। तो आपको अभी से ही अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। उसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉलेज ऑफ सराउंडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप आईएम का कोई भी इंटरव्यू ले लो, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे पूछे जाते हैं या जनरल इश्यूज पे पूछे जाते हैं, बी इट इजराइल गाजा इशू और एनी अदर इश्यूज, राइट, जैसे यूक्रेन एंड रशिया वॉर या फिर इंडियन इकोनॉमी। तो काफ़ी अलग अलग सोशल एंड अदर इश्यूज, टेक्नोलॉजी, तो उसके ऊपर आपको पूछा जाता है। तो आपको अभी से ही अपना नॉलेज बेस रीच करना शुरू कर देना चाहिए, और उसके लिए भी वन सेकेंड डाइवर्स रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्किंग हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि खास करके अगर आपका 1.5, 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने कंपनी के बारे में और उसके कंपटीटर के बारे में और ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज है। साथ साथ में आपको एक और चीज़ करनी चाहिए जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, कि आपने अब तक जितना भी काम किया है उसमें कौन से पॉइंट्स आप डेपिक करोगे, तो आप एक केस स्टडी उसका बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है, तो ताकि आप अपने इंटरव्यू में उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग पीपल को करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट कि यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन नेटवर्किंग ऑल्सो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कौन से दूसरे एग्जाम्स हैं जिसको हमें टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे कैट के अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4 एग्जाम्स, स्नैप, सिम्बायोसिस का, नार्सिमोनजी, जैट एंड एमएचसीटी। तो ये एग्जाम्स आप कैट के साथ में टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कैटेगरी है तो एमएचसीटी में 2-3 अच्छे कॉलेज आते हैं, जिसमें सबसे अच्छा कॉलेज जमनालाल बजाज है, और इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी का एडवांटेज भी मिलता है। तो आपको ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। तो आपको अपने बैकग्राउंड और प्रोफाइल के हिसाब से एग्जाम्स को सिलेक्ट करने चाहिए। सारे एग्जाम्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको जरूर से देखना। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अपनी कैट 25 प्रिपरेशन की जर्नी शुरू करने में आपको मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर से मेंशन करना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं कैट 2025 अश्योर कोर्स की, जो अनअकैडमी ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रोग्राम है सारे कैट 25 एस्पायर्स के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी अश्योर यू टू बी विथ यू टिल यू क्लियर योर कैट एग्जाम, और ये बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर आपको दोनों तरफ के एडवांटेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये कोर्स लिया, पहले तो अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप शार्टेन कोड यूज करके इसमें 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। आप चाहो तो प्लस या आइकनिक कोर्सेज के लिए जा सकते हो, दोनों में ये अवेलेबल है। अब इसमें होता क्या है कि आपने कैट 25 का कोर्स लिया, अगर आपका कैट 25 के थ्रू आईएम में एडमिशन हो जाता है, आपको पूरे कोर्स की फीस वापस मिल जाएगी। अगर कोई रीजन की वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आपको कैट 26 के लिए कंप्लीटली फ्री रोल ओवर मिल जाता है। इसमें कुछ छोटे से टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 200 घंटे के लाइव लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, क्योंकि बिना कोर्सेस अटेंड किए तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। उसके साथ में आपने कुछ टेस्ट लिखे हुए होने चाहिए, आपको रेगुलर रहना है। सो ये अगर आप सीरियस एक सिंसियर कैंडिडेट हो तो ये काफ़ी यूजफुल प्रोग्राम है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रोग्राम आज तक कभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, और जैसा आपको इसमें बताया गया है कि अश्योरिटी मिलती है आपको
कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन की, और अगर वो एडमिशन नहीं होता है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा फ्री लर्निंग मिल जाता है, और अगर एडमिशन हो जाता है आपको पूरी कोर्स की फीस वापस रिफंड मिल जाती है। तो डेफिनेटली आप आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, और जब एनरोल करते हो तब आपको ये कोड यूज़ करना है SHAH10, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल पाए और मेरा गाइडेंस भी मिल पाए।